जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी इसके जो है आपको 2 क्लास हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं AACPS जो आपको 06 है, इसका यह जो है आपको दूसरा क्लास है। इसका जो पहला क्लास हुआ था उसमें हम लोग 1 से लेकर 25 तक के जो प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। आज हम लोग जो करेंगे वो आपको 26 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। तो यह जो एनालिसिस है वो आपको 11th 12th इसके अलावे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो उस दिन हम लोग 26 तक के प्रश्न जो था उसका हम लोग सोल्यूशन किए थे, सॉरी 25 तक। आज हम लोग जो करेंगे वो आपको 26 नंबर प्रश्न से जो है इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक क्या है कि आपको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए राजेंद्र गढ़कर, उसके बाद है एच कानिया, उसके बाद है PN भगवती, एम हिदायतुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो है वो आपको बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद क्या हुए थे कि आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि भारत में मात्र 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं वो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन 3 व्यक्ति बने हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वो आपको बीबी गिरी। तो देखिए, तो बीबी गिरी बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या होते हैं कि आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं एम हिदायतुल्ला, ये एम हिदायतुल्ला साहब जो होते हैं या आपको क्या होते हैं कि आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको बनते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो बने थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति वो थे आपको BD जत्ती। कौन थे? BD जत्ती। तो अब तक मात्र भारत के 3 व्यक्ति जो है वो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, तो बीबी गिरी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर है ये जो बीबी गिरी है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, तब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो होते हैं वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद है आपको जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होती है तब जाकर क्या होता है कि BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो PN भगवती साहब है, क्या है PN भगवती साहब, ठीक है ना, इन्हीं के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए क्या है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो PIL है, ठीक है ना, यानी कि जनहित याचिका जो है वो आपको इन्हीं के रहते हुए क्या है कि आपको भारतीय न्यायिक व्यवस्था में आया था। और भारत में जो आपको PIL है या जनहित याचिका या आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है जस्टिस J हीरालाल कानिया, ये भारत के क्या थे कि आपको प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो आपको DY चंद्रचूड़ साहब है। और राष्ट्रपति पूछेंगे अभी भारत के कौन है, तो आपको महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की दूसरी महिला आपको राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना। उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का क्या करना है कि आपको विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना। उसके बाद कह रहा है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना, मतलब जब सत्र चल रहा है तो वे लोकसभा की बैठक को कैसे आहूत करेंगे, तो यही कार्य नहीं हो जाएंगे। बाकी इधर देखिए, लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी जो आपको राष्ट्रपति करते हैं ना, यह आपको अनुच्छेद 85 के तहत करते थे। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के सत्र को क्या करते बुलाते हैं, तो क्या कहेंगे अनुच्छेद 85। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या आप लोग पढ़े हुए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के सत्र के समाप्ति की भी घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। देखिए, तो ये सभी जो है आपको राष्ट्रपति के क्या है कि आपको कार्य है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना। और राष्ट्रपति जो होते हैं समस्त कार्यपालिका के क्या होते हैं कि आपको प्रमुख होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत में अगर कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख पूछेंगे तो वे आपको राष्ट्रपति है। और किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, अनुच्छेद 53 के तहत। क्योंकि अनुच्छेद 53 में यानी कि आर्टिकल 53 में यह बात स्पष्ट कह दी गई है, क्या जानते हैं
कि भारत में जो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 28 में, क्या कर रहा है इसमें चर्चा करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्येक पत्र इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए करा है प्रधानमंत्री, उसके बाद है आपको विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे वो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। तो यहाँ से चीज याद रखिएगा कि भारत के जो अभी राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहेंगे तो आपको जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के क्या थे, आपको राज्यपाल थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले जो थी वो आपको झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। और अभी के जो विदेश मंत्री है वो आपको एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर, इसे आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री कहेंगे तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो देखिए तो जैसा भी चीज आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो ये जो देख रहे 28 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 29 में। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सब जो है जो भी आपको प्राप्त करना है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको दे दिए जाएंगे, आप वहां से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। आप लोग को इसका आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या कह रहा है कि आपको राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो देखिए कह रहा है साधारण विधेयक, उसके बाद कह रहा है कि गैर सरकारी विधेयक, उसके बाद है धन विधेयक, उसके बाद कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको धन विधेयक। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको संविधान में कहाँ है। तो देखिए तो धन विधेयक का जो उल्लेख है ना वो आपको आर्टिकल 110 में है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करेगा। तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी जो परिकल्पना करते हैं ना वे आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। हम ये सेंटर की बात करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी परिकल्पना कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए तो राष्ट्रपति क्या होते हैं कि आपको धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटा पाते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये जो धन विधेयक होते हैं ना ये आपको राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही क्या होता है कि आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज ये भी याद रखिएगा कि धन विधेयक हमेशा जो होते हैं वो कहाँ पेश किए जाते हैं, जानते हैं, तो आपको लोकसभा में, ठीक है ना। और लोकसभा में किसके पूर्व स्वीकृति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। फिर यहाँ पर है आपको साधारण विधेयक। तो देखिए तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। फिर है यहाँ पर आपको गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए गैर सरकारी विधेयक किसको कहेंगे, देखिए एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए तो जब सरकार के मंत्री द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसको कहते हैं सरकारी विधेयक। और जब आपको मंत्री नहीं है कोई, ठीक है ना, संसद का अन्य सदस्य है उनके द्वारा जब कोई विधेयक पेश किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे जानते हैं, तो उसको कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो देखिए तो साधारण विधेयक जो है, ठीक है ना, ये क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए जो वित्त से जुड़ा हुआ नहीं हो तो ऐसे विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको साधारण विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ आर्टिकल है उसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर आया धन विधेयक, क्या आया, धन विधेयक। तो देखिए तो धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको आर्टिकल 110 में है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जैसे क्या, तो देखिए वित्त विधेयक, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा। तो साथियों ये जो वित्त विधेयक है इसका जो उल्लेख है यह आपको आर्टिकल 117 में है, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, एक चीज और आपको याद रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग बजट कहते हैं। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण साथियों, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है ना वो आपको आर्टिकल कितना में जानते हैं, तो यह आपको 112 में। इसी को हमारे यहाँ सामान्यतः जो होता है बजट कहा जाता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। तो बजट का उल्लेख कहाँ है, 112। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख वहां पर नहीं है, उसके बदले में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में है। उसके बाद है धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में। तो जैसा भी आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 30 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है साथियों
देखिए राष्ट्रपति के पास जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के क्या होते हैं कि आपको वीटो शक्ति होती है, ठीक है ना, यानी कि 4 तरह के वीटो होते हैं। तो देखिए, तो उसी में से कह रहा है ये प्रश्न वीटो से ही संबंधित है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर दे तो सभी वीटो का जो मतलब अर्थ होता है वो आपको अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो देखिए, तो यह जो राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं वो आपको निलंबनकारी वीटो का क्या करते हैं कि आपको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रपति के जो विधेयक संबंधित जो शक्तियां है वो कहाँ है, विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां। तो राष्ट्रपति के जो विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां जो है वो आपको अनुच्छेद 111 में, इसके तहत राष्ट्रपति या तो क्या हो सकता है कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होगा उसको क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लिए हस्ताक्षर करके कानून बन जाएंगे, या उसे अस्वीकार कर सकते हैं, या आपको पुनर्विचार के लिए एक ही बार वो क्या कर सकते हैं कि आपको लौटा सकते हैं। अगर दोबारा फिर से आया क्या कहते हैं पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर क्या होता है कि आपको हर हाल में हस्ताक्षर करने होते हैं। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को अगर पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो समझ जाइएगा कि वे वहां पर निलंबनकारी वीटो का क्या करते हैं कि आपको प्रयोग करते हैं। तो इस सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधी शक्तियां जो कहाँ पर है, तो राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां जो है साथियों वो आपको अनुच्छेद 111 में। तो बहुत सारी चीज पूछे जाएंगे। जेबी वीटो, इसका प्रयोग एकमात्र राष्ट्रपति के हुए हैं। ज्ञानी जेल से डाकघर संशोधन विधेयक जो आया था उस पे। तो देखिए, तो जैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 30, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है आपको स्वयं देना है कि क्या कर रहा है, इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जो है वो आपको जारी कर सकता है। देखिए क्या है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो राज्य सूची है इसमें विषय की संख्या कितना है अभी यह जान लीजिए। तो राज्य सूची में अभी विषय जो है वो आपको 61 है, बाद में हम इसका आंसर बताएंगे। देखिए संघ सूची में अभी जो विषय की संख्या है वो आपको 100 है, क्या है 100 है। फिर है आपको समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में अभी विषय की जो संख्या है वो आपको 52 है, क्या है 52 है। तो वही आपका प्रश्न जो है क्या कर रहा है समझिए कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं संघ सूची और आपको समवर्ती सूची, इन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जो है वो आपको जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं वो आपको किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश संबंधित शक्तियां जो है वो आपको अनुच्छेद 123 में, मतलब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वे आपको अध्यादेश जो होते हैं वो आपको जारी करते हैं। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं। तो देखिए, तो जब संसद का सत्र न चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं कि आपको अध्यादेश को जारी करते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची, ठीक है ना, इसमें आपको मूल में विषयों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं संघ सूची की। तो देखिए, तो संघ सूची में ना मूल में जो विषय थी वो आपको 97 थी। उसके बाद है आपको राज्य सूची। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो राज्य सूची में अगर हम मूल में विषयों की संख्या पूछेंगे तो वह आपको कितना था जानते हैं। तो राज्य सूची में वह आपको 66 था। उसके बाद है आपको समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शुरू में जो विषय की संख्या थी वह आपको कितनी थी, 47 थी, क्या है 47। अब देखिए वर्तमान में बढ़कर क्या हो गया है, तो संघ सूची में विषय की संख्या वर्तमान में बढ़कर 100 हो गया है, ठीक है ना। राज्य सूची में 5 को विषय घट ही गया और वह आपको 61 हो गया। समवर्ती सूची में 5 को बढ़ गया तो कितना हो गया, तो आपको 52 हो गया। तो भारत में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां है उसका बंटवारा जो है आपको सूची के माध्यम से किया गया और इसकी जो चर्चा है संविधान के 7वीं अनुसूची में है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए ना आपको उसको बढ़िया से देखना है और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 32 में। इसका आंसर जो है आप लोगों को स्वयं देना है। क्या कर रहा है सुनिए, अभी जस्ट बताए थे। तो देखिए कह रहा है कि
राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो संघ सूची, तो संघ सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी बताया कि हाँ कर सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर भी कर सकते हैं, क्या है, कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आपको राज्य सूची, क्या है, राज्य सूची। तो देखिए, तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि संघ सूची के विषय पर कानून जो बनाती है वो कौन बनाती है? तो देखिए, संघ सूची के विषय पर कानून जो बनाती है वो आपको संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद, यानी कि केंद्र सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपको संसद को भी है और आपको राज्य विधानमंडल को भी है। किसको है? राज्य विधान मंडल को है। लेकिन जब विवादास्पद स्थिति आती है, ठीक है ना, यानी कि विवादास्पद स्थिति आएगी, तो ऐसे परिस्थिति में संसद के द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं कि आपको मान्य होते हैं, ठीक है ना। राज्य सूची के विषय पर आपको कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को है। लेकिन क्या होता है कि राज्य सभा अगर अनुच्छेद 249 के तहत क्या कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो संसद उस पर क्या हो सकता है कि आपको 1 साल के लिए कानून बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति वह आपको राज्य सूची के विषय पे जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी चीज याद रखिए कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं, तो आपको राज्य विधानमंडल बनाते हैं। तो आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसा भी पूछा जाए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है और इस प्रकार से सारे प्रश्न को आप आसानी से हल कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो होते हैं ना वो आपको हल्के पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग घबरा कर क्या करते हैं कि आपको गलत मार देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 33 में क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है। उम्मीद है आप लोग दुर्गा पूजा देखे हुई है बढ़िया से, क्योंकि हम भी काफी ज्यादा गांव गए थे, गांव में काफी ज्यादा मस्ती की है दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और इस अवधि में जो था पढ़ाई लिखाई मेरा भी बंद था, आप लोगों का भी बंद रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आज से हम लोगों को क्या है कि कंटिन्यू हो जाना है, ठीक है ना। जो भी लोग घर है घर से आ जाइए, क्योंकि कल से जो है आपके ऑफलाइन बैचेज जो है वो सारे के सारे जो है वो आपको स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी आप लोग सूचित कर दीजिएगा कि ऑफलाइन बैचेज जो है कल से स्टार्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? देखिए, कह रहा है कि जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, ठीक है ना, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में न हो। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब नहीं कर सकता है? तो देखिए, तो जब दोनों सत्र में हो, यानी कि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर सत्र में होगा, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या है कि आपको अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको बताए थे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तभी कर सकते हैं जब आपको संसद का सत्र जो हो क्या हो कि आपको मतलब कि चलता न हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब संसद के दोनों सत्र चल रहे होंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको अनुच्छेद 123 के तहत। और इसी में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं। तो देखो बाबू, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत जो होते हैं वो आपको अध्यादेश जो होते हैं वो आपको जारी करते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और अभी जो बिहार के राज्यपाल है कौन है? तो आपको राजेंद्र विश्वनाथ लेकर है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 34 में, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और एक चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा, ठीक है ना, और इधर है लोकसभा, ये दोनों जो है संसद का सत्र है, क्या सॉरी संसद का सदन है, क्या है? सदन है, ठीक है ना, हाउस है, ये क्या है? हाउस है। तो राज्यसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 81 में है। तो ये जो हमारा संसद है ना वो आपको राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर क्या है कि आपको बना हुआ है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं 34 में, क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 34 नंबर। आप लोग इसका आंसर जो है आप बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, क्या हो जाता है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सके? देखिए, संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, ठीक है ना, क्या है? अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद है अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इसका जो देखिए राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है कि इस विधेयक को जो है वो आपको अस्वीकार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
अपने पास अनिश्चित काल के लिए भी क्या है कि आपको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं रख सकता। ऐसा नहीं, जैसे आप देखिएगा डाकघर संशोधन विधेयक आया था, ठीक है ना, 1986 में, तो ज्ञानी जेल सिंह जो था अपने पास इस विधेयक को रखे रह गया था, तो वो जेबी बीटो का क्या किए थे कि आपको प्रयोग किए थे। लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति क्या करते हैं जानते हैं कि अगर मान के चलिए कि वो किसी विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है ना, उस पर वो जेबी बीटो का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में वे क्या करते हैं कि पुनर्विचार के लिए उसको क्या कर देते हैं कि आपको वापस भेज देते हैं। क्या है? वापस भेज देते हैं। और राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, ठीक है ना, जब संसद द्वारा वह पारित विधेयक होगा तो उसको वह एक ही बार क्या कर सकते हैं कि आपको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना, एक बार से अधिक नहीं भेज सकते। और ऐसा प्रावधान जो किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको कब हुआ था? 1978 में। तो इसी में क्या हुआ था कि यह मतलब प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति क्या है कि संसद के द्वारा पारित जो विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए एक ही बार क्या कर सकता है कि लौटा सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद वो विधेयक पुनः दोबारा राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और इंदिरा गांधी के समय में क्या था कि आपको एक संशोधन आया था, आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसके द्वारा आपको यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए क्या होंगे कि आपको बाध्य होंगे। क्या होंगे? बाध्य होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो थे वो आपको किए गए थे। तो ये जो देख रहे हैं 34, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 35 में, क्या कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जो है जरूर देंगे। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक और प्रथम सत्र के प्रारंभ को कब संबोधित करते हैं? तो देखिए, तो संसद के 3 गो सत्र होता है। क्या होता है? 3 सत्र होता है। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको हो जाएगा बजट सत्र। देखिए याद रखिएगा, सत्र सब जरूर याद रखिएगा, बजट सत्र। दूसरा जो हो जाएगा वो आपको मानसून सत्र, क्या हो जाएगा? मानसून सत्र। और तीसरा जो हो जाएगा वो आपको शीतकालीन सत्र। क्या है? शीतकालीन सत्र, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सभी आपको याद रखना है। और संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए भारत के लिए ये सब। तो देखिए, तो कह रहा है प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद अ और ब दोनों। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रतिवर्ष वो क्या करते हैं कि आपको संसद के दोनों सदनों की बैठक को क्या करते हैं कि आपको संबोधित करते हैं, दोनों सत्र को संबोधित करते हैं। इसके अलावे जब आपको नवगठित लोकसभा होते हैं उसको भी वो क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले संबोधित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत के 2 ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो आपको निर्विरोध जो थे वो आपको चुने गए थे। जरूर आंसर दीजिएगा कि भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति है जो आपको निर्विरोध चुने गए थे, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा ताकि इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास में आप कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सारा चीज हमें जानना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? यह कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। क्या है? परामर्श। तो ये नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या कह रहा है कि नियुक्ति। तो यह आपको राइट है। क्या है? राइट है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की क्या है कि आपको नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बात आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय से वे जो परामर्श लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसके परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे दे और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो आपको आर्टिकल, ठीक है ना, 214 के तहत, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है नियंत्रक व सहलेखा परीक्षक, ठीक है ना, इसकी नियुक्ति भी जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको अनुच्छेद 148 के तहत। और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो है इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148 से 151 में जो है वो आपको नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। भारत सरकार के जो सार्वजनिक धन होते हैं उसका यह क्या करता है कि आपको लेखा जोखा करते हैं। तो देखिए, तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप सारे चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। और आर्टिकल वाले प्रश्न जो होते हैं ना काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखोगे। चलिए अब हम चलते हैं 37 में, क्या कह रहा है सुनिए।
कह रहा है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको अनुच्छेद 72 में, किसमें है, अनुच्छेद 72 में। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्ति है उसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 72 में है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्या कर सकते हैं कि आपको माफ जो है वो आपको कर सकते हैं। देखिए, मतलब क्षमा माफ करने की बात नहीं हो रही है, मृत्युदंड माफ। तो मृत्युदंड माफ केवल कौन कर सकते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर इधर देखिए राज्यपाल। तो यह राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन जो होते हैं वो आपको कार्य करते हैं। मतलब कि राज्यपाल का जो जीवन है ना वो राष्ट्रपति के क्या ऊपर निर्भर है। मतलब जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति तभी तक क्या है कि इनको राज्यपाल पद पे बैठाए रह सकते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को क्या है, दोनों को। तो देखिए, तो ये जो आपको राष्ट्रपति है क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मृत्युदंड केवल कहेंगे तो आपको राष्ट्रपति को। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको 34 है। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, तो उसमें कुल मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश थे उसकी संख्या केवल 8 थी। अभी जो बढ़कर हो गया कितना हो गया, 34 हो गया। और अभी के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, ठीक है ना। चलिए, तो 37 का राइट आंसर वो आपको ये हो जाएंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे, और आप लोग क्लास का फीडबैक भी देंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। चलिए 38 में क्या कह रहा है सुनिए। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। मतलब किसकी संस्तुति पे, ठीक है ना। तो देखिए, तो वे आपको संसद के संस्तुति पर क्या कर सकते हैं कि आपको आकस्मिक निधि से जो है धन का व्यय जो है वो आपको कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 38 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर वहां पर है लोक लेखा समिति। तो देखिए, तो यह संसद की एक समिति है जिसमें कुल आपको 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 15 जो होते हैं वो आपको लोकसभा से और आपको 7 जो होते हैं वो आपको राज्यसभा से। तो कभी कभी ये भी प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, 22, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। तो ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे, आप इसे बढ़िया से देखोगे। चलिए अब चलते हैं 39 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो है वो आपको बाध्य है। तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद 74। क्या है, अनुच्छेद 74। याद रखिएगा कि आर्टिकल 74 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, उनके कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए क्या होंगे कि आपको बाध्य होंगे, क्या होंगे, बाध्य होंगे। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अनुच्छेद 85 है। अब तो देखिए, तो अनुच्छेद 85 में क्या है, सबसे पहले उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 85 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं कि आपको भंग कर सकते हैं। संसद के सत्र को जो है वो आपको बुला सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है अनुच्छेद 85 में जो है वो आपको कहा गया है। तो इसे भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है वो आपको कर सकते थे। देखिए, तो भारत में युद्ध की घोषणा करने का जो अधिकार है ना वो आपको राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। युद्ध विराम वाली जो शक्तियां है वो भी आपको किसके पास है, तो आपको राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि आप जानते होइएगा कि अनुच्छेद 53 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होंगे वो आपको राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग जो है, ठीक है ना, या तो स्वयं करेंगे और नहीं तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो भारत में जो है ना आपको युद्ध की घोषणा करना, शांति की घोषणा करना, ठीक है ना, किसी देश के साथ संधि करना, ये सारा का सारा पावर जो है वो आपको राष्ट्रपति को जो है वो आपको दिया गया है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 40, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 41 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। इसे कभी भी क्या है कि आपको भंग किया जा सकता है। तो ये जो लोकसभा है इसे कब भंग किया जा सकता है,
जानते हैं? तो जब आपको मंत्रिपरिषद की सलाह जाएगी राष्ट्रपति के पास, उसके बाद फिर देखिए तो ऑप्शन नंबर में कौन कौन है, देखिए तो प्रधानमंत्री द्वारा, तो प्रधानमंत्री द्वारा कभी भी आपको लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अब है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, तो ये बात जो है ना वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है। तो प्रधानमंत्री अगर रहे तब, या मंत्रिपरिषद की सलाह रहे तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो इन्हीं की सलाह पर क्या है कि आपको आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपको लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो अभी जान लीजिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आपको कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है आपको ओम बिरला है। क्या है? ओम बिरला। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो आपको चुनाव होता है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको आर्टिकल 93 के तहत। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 42 में क्या कर रहा है सुनिए। लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जान लीजिए, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। देखिए टेलीग्राम का जो है वहां पर आपको लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहां से उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहां दिक्कत होगी आप क्या करेंगे कि आप मुझे टेलीग्राम पे जो है पर्सनली मैसेज करके भी आप हमसे क्या है कि जो भी डाउट हो क्वेश्चन वहां लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम आगे, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का जो उल्लेख है वो आपको कहा है, तो यह जो है आपको आर्टिकल 352 से 360 में। दूसरी बात कि भारत में जो आपको आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति का वो कहाँ से प्रेरित है, तो वो आपको जर्मनी के जो है आपको वेमर संविधान वहीं से प्रेरित है। और इसका जो चर्चा है वो कहाँ है, तो यह आपको भाग 18 में है। कहाँ है? भाग 18 में। इतना चीज आपको याद रखना है। और भारत में राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्ति का जो प्रयोग करते हैं ना वो आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लिखित परामर्श चाहिए, पहला जान लीजिए। उसके बाद कह रहा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के क्या कह रहा है जानते हैं कि आपको लिखित परामर्श पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जो लिखित परामर्श होगा उसी पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं जानते हैं कि आपको यानी कि घोषणा कर सकते हैं किस चीज का जानते हैं, तो आपको आपातकाल की। ये नहीं कि स्वविवेक से नहीं कर सकते हैं, उनको हर हाल में जो है आपको मंत्रिमंडल से सलाह लेना है, क्योंकि मंत्रिमंडल उनके सलाह के लिए ही क्या है कि आपको बनाया गया है, ठीक है ना। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और अब तक हमारे देश में देखिए 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, 1962, 1971, 1975। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो आपको अब तक 132 बार जो है वो आपको हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको याद रखना है। और अब तक जो है वित्तीय आपात की घोषणा मतलब आर्थिक संकट की घोषणा जो है एक बार भी जो है वो आपको नहीं हुई है। तो 42 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 43 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए यह कह रहा है, तो देखिए अभी बताए थे कि अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते थे। देखिए तो राष्ट्रपति जो है वो आपको कहाँ है, क्या है, कहाँ है, तो राष्ट्रपति तो ये नहीं है, तो इसमें कुछ प्रश्न अलग कर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के अधिवेशन न रहने के स्थिति में, क्या है, संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति को, क्या है, राष्ट्रपति को। यहाँ पर ये कर दीजिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, कि जब संसद का सत्र न चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और राज्यपाल, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल का सत्र जब आपको नहीं चालू रहती है तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या करते हैं जानते हैं कि आपको अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 213 कहता है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न है आप देख लीजिए, राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में अक्सर जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बढ़िया से देखना है। चलिए अब चलते हैं 44 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। मतलब जैसे राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी कर दिए तो उसे संसद से कितने दिनों में कि आपको पारित कराना जो है वो आपको आवश्यक है। तो यह आपको 6 सप्ताह मतलब कि 42 दिन के भीतर। और एक चीज याद रखिएगा कि एक अध्यादेश का जो अधिकतम उम्र होता है ना वो आपको 6 माह होता है। जैसे देखिए कैसे होता है,
तो राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है ना, और राष्ट्रपति मान के चलिए कि 6 महीना कोई सत्र बुलाए ही नहीं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक अध्यादेश का जो अधिकतम अवधि जो होता है ना, वो आपको 6 माह होता है। लेकिन आपको जब ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उसको क्या होता है कि 42 दिन के भीतर जो होता है वो आपको क्या होता है कि सत्र बुलाकर जो होता है वो उसको क्या होता है कि आपको पारित कराना होता है, नहीं तो 6 माह के बाद वो स्वयं अपने आप क्या हो जाएगा कि आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात को। और नहीं तो आपको सत्र बुलाइए और 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करवा लेना है आपको, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा कि 42 दिन के अंदर जो होगा आपको अध्यादेश जारी करने के बाद उसको संसद से पारित करवाना होगा, और सीधा पूछा जाएगा कि एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि, तो आप कहिएगा कि 6 महीना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो मृत्युदंड इस मामले में भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके बाद है सैनिक अदालत द्वारा किए गए आपको दिए गए दंड, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसे मामले में दिए गए क्या है, दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्या है आता है, इस पर भी वो माफ कर सकते हैं। आदि करा इनमें से सभी, तो राष्ट्रपति इन सभी मामलों में क्या है कि आपको अध्यादेश जो है वो आपको जारी कर सकता है। तो ये अध्यादेश कहते हैं कि क्षमादान जो है वो आपको कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का जो उल्लेख है बाबू वो कहाँ पर है, तो आपको अनुच्छेद आपको 72 में, किसमें है, अनुच्छेद 72 में। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसको आपको बढ़िया से याद रखना है, किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, इसको भी आपको बढ़िया से देखते चलना है। आगे चलिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। देखिए, कह रहा है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, अत्यंतिक वीटो, ठीक है ना। और डी कह रहा है सभी, क्या है, सभी। तो राष्ट्रपति के पास ये सभी प्रकार के वीटो पावर जो है वो आपको होते हैं, क्या है, होते हैं, ठीक है ना। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे 47 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का क्या है कि प्रयोग किया था वह आपको क्या है। देखिए, वीटो शक्ति में यहाँ थोड़ा सा छूटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर होगा जेबी वीटो, क्या हो जाएगा, जेबी वीटो, या इसी को कहते हैं हम लोग पॉकेट वीटो। क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति जो है वो आपको किस विधेयक पर किए थे, तो यह था आपको भारतीय डाकघर अधिनियम, ठीक है ना, 1986। इसी विधेयक पर आपको ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो आपको पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। और एक चीज याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम जो है वो आपको सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इसे भी आपको याद रखना है। और ये आपको पूर्व में भारत के गृह मंत्री भी जो थे वो आपको रहे हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, तो राष्ट्रपति सेशन जब हम आपको स्पेशल लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें सभी राष्ट्रपति के बारे में आपको बताएंगे। तो 47 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है 48 में, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो देखिए, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से एंग्लो इंडियन हो जाएगा। हालांकि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, अगर उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में न मिलता था तब 331 के तहत, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है कि 2019 में 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आपको आया था, और उसके आधार पर क्या हुआ था जानते हैं कि आपको ये जो एंग्लो इंडियन है इसके आरक्षण को जो है वो आपको 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो अब जो है एंग्लो इंडियन में राष्ट्रपति जो होते हैं, सॉरी, लोकसभा में अब जो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको मनोनीत नहीं करते 2019 से ही, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, उसके प्रतिनिधित्व न मिलने पर, क्या है, न मिलने पर, ठीक है ना। तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो वह आपको 2019 में, ठीक है ना, फिर से इसको अगर संसद चाहे तो इसको ला सकते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है ना वो आपको अनुच्छेद 366 में। तो देखिए, तो एंग्लो इंडियन हम किसको कहेंगे, तो देखिए, तो एंग्लो इंडियन के लिए पहला शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। देखिए, आप लोग इससे पहले इसे जानते भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। देखिए, भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी बात कि उसका जो पिता हो, क्या हो, पिता हो, या उसका जो पितृकुल हो, क्या हो, पितृकुल, वह आपको यूरोपियन हो, क्या हो, यूरोपीय हो, ठीक है ना। यूरोप के किसी भी देश के उसके पिता होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए। तीसरा शर्त है उसकी जो माता हो, क्या हो, माता, वह आपको या तो भारतीय हो, क्या हो, भारतीय हो, या उसका जो मातृकुल है, क्या है, मातृकुल, ठीक है ना, नानी परनानी ये सब जो हो आपको भारतीय हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जानते हैं,
एंग्लो इंडियन। हम लोग सामान्यतः यह समझते हैं कि जिसके माता पिता में से कोई एक इंग्लैंड का हो, एक आपको क्या हो कि भारत का हो, तो उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। ये गलत है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे कि एंग्लो इंडियन हम उसे कहेंगे जिसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का हो और एक जो हो वो आपको क्या हो, देखिए मतलब कि माता जो हो वो आपको भारत का हो, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, माता कहाँ का हो, भारत का, पिता जो है यूरोप के किसी भी देश का हो, ठीक है ना। तो उससे उत्पन्न संतान को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, एंग्लो इंडियन की परिभाषा अनुच्छेद 366 में। चलिए अब चलते हैं 49 में, क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो देखिए तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन दूसरा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो आपको राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और ऐसा एक राष्ट्रपति किए थे, सॉरी एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किए थे, उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। बाद में चल के वो भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं 50 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, वो आपको ये हो जाएगा राइट। देखिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा किए। देखिए कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, क्या है, लौटाता है, लोकसभा उसे क्या है पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेंगे, यह कहा जा रहा है। मतलब कि संसद के द्वारा पारित विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास क्या होता है भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति एक बार लौटा देते हैं, फिर से दोबारा भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे जानते हैं, हर हाल में उनको जो होगा अनुमति जो होगा आपको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और ऐसा प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।